हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं आज अपने फिर नटशेल सीरीज़ के साथ आई हूँ, लेकिन ये नटशेल सीरीज़ में आई होप कि आपको अच्छी लग रही होगी। अब नटशेल सीरीज़ ये वाली जो है वो सभी के लिए बहुत ही अच्छी है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं अब जो स्टार्ट कर रही हूँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, कंसाइज फॉर्म में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जैसे एक एक पार्ट जो है मैं उसको पढ़ा रही हूँ। क्योंकि मैं भी ये सोचती हूँ कि ऐसे क्या चीज़ करवाऊँ कि जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल भी हो, कुछ अलग भी हो। तो ये आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन अ नटशेल। आज थोड़ा सा जो है पार्ट बताऊंगी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, और मतलब पूरी एजेस वाइज जो है मैं आप लोगों को बता रही हूँ। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आजकल तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया है। HPSC, PGT, DSSP TGT, BPSC, UP TGT PGT, सभी के लिए ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो गई हैं। तो एक कॉमन जो है वो फैक्टर मैंने निकाला है। और इसके साथ ही स्टार्ट करने से पहले मैं जैसे आप लोगों को बताती हूँ अपने स्टार्स के बारे में। ये मेरे स्टूडेंट्स हैं जो विभिन्न एग्ज़ाम्स में जिन्होंने जो है अपने अपने परचम जो हैं वो लहराए हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एक टीचर जो होता है वो अपने आप को सफल तब मानता है जब उसके स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। दो मैंने खुद ने जो है जो एग्ज़ाम दिया आज तक वो सारे निकाले हैं। और UP TGT PGT में तो रिस्पेक्टिवली 9th एंड 14th रैंक जो है वो मैंने ली है। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब आपके स्टूडेंट्स आपसे भी बेहतर करते हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं, देखिए KVS PGT के में जो की टॉपर है, एक प्रियंका अग्रवाल, ये MP की जो है वो 26 रैंक होल्डर है, ये BPSC PGT की टॉपर है। मतलब बहुत अच्छा लगता है कि ये स्टूडेंट्स जो हैं आपको बनाते हैं। चलिए, इसके साथ ही आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारा एक BPSC का बैच जो है वो स्टार्ट हुआ है। लाइव बैच है, लाइव प्लस वीडियो बैच है। और हरियाणा PGT का भी बैच हमारा है जो वीडियो बैच है। तो BPSC का लाइव देखिए, BPSC के एग्ज़ाम जिस तरीके का हुआ उससे आप जान सकते हैं कि वो अब वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मैंने जो है वो लिटरेचर का सेगमेंट उसका जो है वो लाइव चल रहा है। तो दोस्त हु वांट टू एनरोल जल्दी करिए आप, क्योंकि ज़्यादा क्लासेस हो जाती हैं तो फिर कवर करने में भी तो दिक्कत होती है ना। इसके अलावा UP TGT का वीडियो बैच है जो आप जिसमें आपको UP TGT का बैच, जिसमें ये भी वीडियो बैच है जिसमें सारे आपको ग्रामर लिटरेचर सब कुछ इसमें है। इसके अलावा नोट्स इसके सारे हार्ड कॉपी में आपके घर पर आएंगे कुरियर में फॉर्म में। DSSP का बैच वीडियो बैच और लाइव भी है। बस DSSP जो है वो लगभग वाइंड अप हो चुका है, तो इसलिए अभी उसका एग्ज़ाम अभी टाइम है। जो जिनको तैयारी करनी है वो 2 महीने में भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये DSSP TGT इंग्लिश का बैच है। BPSC TRE 4 के लिए भी बैच स्टार्ट हो चुका है। आपको करना क्या है, इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड किया हुआ है तो स्टोर में जाकर देखिए और वहाँ पर आपको हमारे सारे बैचेस जो हैं वो दिख जाएंगे। विच इज़ सूटेबल फॉर यू, यू कैन बाय। और अगर नहीं लगता सूटेबल तो कोई बात नहीं, कोई परेशानी की वाली बात नहीं है। बट एटलीस्ट आइए, कंटेंट को देखिए, आपको हेल्पफुल लगता है तो यू कैन बाय दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आज से मैं जो स्टार्ट कर रही हूँ वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का इन अ नटशेल जो है वो मैं आपको बताऊंगी। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ एज ऑफ शेक्सपियर वर्स एंड ड्रामा से स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले लेट मी टेल यू कि जो मैं आपको आज एलिजाबेथन एज के बारे में बताने जा रही हूँ। तो एलिजाबेथन एज के बारे में बताने के लिए सबसे पहले जो मुझे बताना है, क्वीन एलिजाबेथ जब गद्दी पर आई, क्वीन एलिजाबेथ आई थी, शी केम, ही असेंडेड द थ्रोन इन 1558। 1558 में क्वीन एलिजाबेथ जो है वो गद्दी पर आई। क्वीन एलिजाबेथ, ऐसा है कि क्वीन एलिजाबेथ के आते ही जो है ऐसा नहीं होगा तो कोई चेंजेस आ गए थे, बिल्कुल वो बहुत काफ़ी समय बाद जो है उनको लोगों ने एक स्वीकृति जो है वो दी। क्वीन एलिजाबेथ आई थी 1558 में और 1603 में उनकी डेथ हुई। क्वीन एलिजाबेथ का जो पीरियड है वो एलिजाबेथन एज, या जिसको आप कह सकते हैं एलिजाबेथन एज, रेनेसांस पीरियड। भाई इंग्लैंड के लिए वो रेनेसांस पीरियड था, द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एंड दैट टू द लास्ट फेज ऑफ द एलिजाबेथन रेन। द अर्ली मॉडर्न पीरियड भी इसे कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर एंड कल्चर का। रीजन भी देखिए, सबसे पहले जो ट्यूडर डायनेस्टी की शुरुआत हुई हेनरी 7th ने करी थी 1485 में।
ट्यूडर वंश की शुरुआत, रेनेसांस इंग्लैंड में लेट आया था, 1485 में आया था. व्हाट एग्जैक्टली दिस रेनेसांस इज? रेनेसांस एक लिटरेरी मूवमेंट था. रेनेसांस का ये मतलब था, रेनेसांस मीन्स कि दैट इज रिवाइवल ऑफ लर्निंग. कौन सी लर्निंग? ग्रीक एंड लैटिन लर्निंग. जब इटली पे जब लगातार जो है वो ग्रीस पे हमले हो रहे थे लगातार जो है, और वहाँ के जो स्कॉलर्स थे दे वर टेकिंग रिफ्यूज इन इटली, और वहाँ पे वो अपनी मैन्युस्क्रिप्ट्स ले जा रहे थे. तो इटली में सबसे पहले रेनेसांस की शुरुआत हुई थी. वहाँ के लोगों ने उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ा और उन्होंने कहा कि अभी तक हम जो चीज़ें हैं वो गलत, जो हम लोग थियोलॉजी में ही पढ़े हुए हैं, और उन्होंने ह्यूमनिज्म पे ध्यान, यानी कि मानव शिफ्ट हो गया मानव पर. तो वो रेनेसांस जो है वो जो रिवाइवल ऑफ ग्रीक एंड लैटिन लर्निंग का जो रिवाइवल था वो इंग्लैंड में लेट आया, 1485 लेट 15th सेंचुरी में. लेकिन ये नहीं है कि आते ही फुल फ्लरिश जो है वो हो गया. उस समय तक इंग्लैंड में जो है बहुत कई सिविल वॉर, पहले 100 ईयर वॉर, फिर सिविल वॉर, बहुत सारी चीज़ें जो हैं चल रही थी. लेकिन हेनरी 7th के आने से एक जो है उन्होंने 1485 में एक ट्यूडर डायनेस्टी का उन्होंने शुरुआत करी. हेनरी 7th के बाद उनके बेटे हेनरी 8th ने कमान संभाली. हेनरी 8th जो कि इज नोन फॉर हिज 6 वाइव्स. तो हेनरी 8th जो है उन्होंने बेसिकली जो उन्होंने रिफॉर्म लाया वो ये था कि उन्होंने खुद को रोमन कैथोलिक चर्च से अलग कर लिया. जब वो एन बुलन से शादी करना चाहते थे तो उन्होंने खुद को रोमन कैथोलिक चर्च से अलग कर लिया, और खुद को एक ये ऐतिहासिक चीज़ है कि उन्होंने खुद को एक एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी पास किया 1534 में, और उन्होंने खुद को चर्च का और उसका अपने आप को सोवरेन जो है वो एक स्थापित कर दिया. जब एलिजाबेथ गद्दी पर आई उस समय उन्होंने बेसिकली, एलिजाबेथ जो फॉलो करती थी वो प्रोटेस्टेंट धर्म को फॉलो करती थी, रोमन कैथोलिक को नहीं. उनकी सिस्टर मैरी रोमन कैथोलिक थी मगर वो नहीं थी. तो बहुत लंबे समय तक उन्होंने जो है, जब तक उनके खिलाफ चीज़ें नहीं हुई, उन्होंने दोनों ही कैथोलिक्स को भी उन्होंने बर्दाश्त करा. लेकिन शी वॉज एन एब्सोल्यूट क्वीन. और जब वो क्वीन एलिजाबेथ के समय में लिटरेचर फ्लरिश करने का रीज़न ये है क्योंकि वो खुद भी कला प्रेमी थी. अब जो ये पीरियड है ये मॉडर्न पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहलाता. क्यों? क्योंकि इस समय जो फोकस था वो सबसे पहले, जैसे मैंने बताया कि जब रेनेसांस की शुरुआत हुई, इंग्लैंड में तो लेट हुई है लेकिन इटली में जब शुरुआत हो गई थी, तो इससे रेनेसांस के आने से पहले लोग केवल और केवल किसको जो है किस पे ध्यान देते थे? गॉड. और वो रेनेसांस के बाद वो फोकस कहाँ शिफ्ट हुआ? मैन पर. मैन बिकेम द सेंटर ऑफ लिटरेरी एंड कल्चरल कंसर्न. बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग है, स्टडी जो है वो गॉड से हटकर किस पर फोकस हो गई? ह्यूमन बीइंग्स पे फोकस हो गई. इसके अलावा इसका एक और रीजन था. यूरोप में 15th, देखिए यूरोप में देखिए मार्टिन लूथर, उन्होंने एक जो है उन्होंने रिफॉर्मेशन, चर्च के पूरी तरीके से उनका वो था, रिफॉर्मेशन मूवमेंट उनके द्वारा चलाया गया. उनका ये था, वो रोमन कैथोलिसिज्म के अगेंस्ट उनका जो पूरा का पूरा उन्होंने रोमन चर्च के अगेंस्ट उनका मूवमेंट चलाया गया. और उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च पे बेसिकली उसके करप्शन पे उन्होंने जो है प्रहार करा. किसने? मार्टिन लूथर ने. जो यूरोप में एक मूवमेंट चलाया गया, रिफॉर्मेशन मूवमेंट, जिसका मेन एम था लोगों को चर्च के करप्शन से मुक्ति दिलाना. ये जो अर्ली प्रोटेस्टेंटिज्म था, ये इसने लोगों की एक स्पिरिचुअल स्ट्रगल और सैल्वेशन को बाहर निकाला. ऐसे ही कोई चीज चेंजेस नहीं आते हैं. जब रेनेसांस के आने से पहले इंग्लैंड में भी लोग जो है, चौसर के कैंटरबरी टेल्स में जो करप्शन बताया गया है सबसे ज्यादा चर्च में ही बताया गया है. तो मार्टिन लूथर ने यूरोप में ये एक मूवमेंट स्टार्ट करा, रिफॉर्मेशन, जिसका मेन एम था चर्च के करप्शन से लोगों को मुक्ति दिलाना. धीरे धीरे लोगों का जो शिफ्ट था वो गॉड से ह्यूमन बींग्स, द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, द स्टडी ऑफ मैन इज द बेस्ट स्टडी, ये लोगों के मन में आ गया. इसके अलावा जो इस समय के राइटर्स थे, जो एलिजाबेथन राइटर्स थे, वो इस रिफॉर्मेशन मूवमेंट से प्रभावित थे, रेनेसांस मूवमेंट से प्रभावित थे. और किससे प्रभावित थे? बहुत सारे जो कॉस्मोस ऑफ मेनी एलिजाबेथन राइटर्स वाज नॉट ओनली टॉलेमिक. आपने अगर टॉलेमी का नाम सुना हो, 2nd सेंचुरी के ये एस्ट्रोनॉमर थे जिनका
पहले लोग ये माना करते थे कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स और सारे प्लैनेट्स उसके आसपास घूमते हैं। तो यहाँ से धीरे ये शिफ्ट हुआ कि अब ये विश्वास जो है वो हटने लगा कि नो, अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। और इसके अलावा ये माना जाए, जो एलिजाबेथन राइटर्स थे उन्होंने ये मानना शुरू करा कि सब्जेक्ट थ्रू आउट टू गॉड्स प्रोविडेंस, इट वाज आल्सो एन एनिमेट यूनिवर्स। इन्वेस्ट इस यूनिवर्स में क्या क्या है, लिविंग बींग्स के अलावा ऑकल्ट पावर्स हैं, भूत प्रेत जो हैं, भूत प्रेत आत्माएं हैं। एंड ये जो भूत प्रेत हैं ये इंसान के ऊपर बहुत प्रभाव डालते हैं और जो है एंड टू बी इटसेल्फ सब्जेक्ट टू कंट्रोल बाय द पावर ऑफ, इस एज में विचक्राफ्ट एंड मैजिक को भी बहुत माने जाने लगा। और जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि जेम्स फर्स्ट जो है वो विचक्राफ्ट को बहुत ज़्यादा मानते थे, उन्होंने तो एक किताब भी लिखी थी डेमोनोलॉजी। तो इस समय के जो लोग थे कॉस्मोस, यानी कि उनका जो परिवर्तन था वो ना केवल जो है वो उनकी व्यवहार में रिफॉर्मेशन आया, चर्च से जो है उनका एक अलग जो है वो हुए, रोमन कैथोलिक चर्च की करप्शन से, रेनेसांस से उनका एक ग्रीक और लैटिन लर्निंग से उनके मन में एक रिवाइवल जो है वो आया। इसके अलावा उनकी सोच जो है वो टॉलेमी की जो उन्होंने एक साइंस दी हुई थी, जो उनकी उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल जो उसमें एक वो दिया गया था, उससे हटकर उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्स में केवल यही सब नहीं होता है, कि केवल जो है यूनिवर्स इनएनिमेट नहीं है, यूनिवर्स में ऑकल्ट पावर्स भी हैं, विचक्राफ्ट भी है, ये इन सब का प्रभाव लोगों पर पड़ता है। ये चीज़ें हम जो है वो रेनेसांस राइटर्स की राइटिंग्स में देख सकते हैं, विचक्राफ्ट और इसका प्रभाव भी देखने को। जैसे अगर आपने शेक्सपियर का जो प्ले है मकबेथ अगर पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें सबसे फेमस सीन जो है वो विचेस का, जो मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेमस सीन जो है वो 3 विचेस का जो सीन है। तो उसमें जो है बेसिकली इस समय के लोग विचक्राफ्ट में बहुत यकीन किया करते थे और वो ये टोलेमी के उससे अलग जो है वो मानते थे। फिर एक फर्स्ट हाफ ऑफ 15th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में एक टर्म आई थी ह्यूमनिस्ट। ये ह्यूमनिस्ट टर्म उन लोगों को दी गई थी जो द टर्म ह्यूमनिस्ट रेफर टू पीपल हु टॉट एकेडमिक सब्जेक्ट, जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे जैसे ग्रामर, रिटोरिक, पोइट्री, हिस्ट्री एंड मॉरल फिलॉसफी। तो ये जो टर्म थी ह्यूमनिस्ट, और ह्यूमनिस्ट जो ह्यूमनिज्म था इसका मतलब था भगवान की जगह किसकी स्टडी करो, ह्यूमन बींग्स की। लेकिन जो लोगों के में पूरा जो चेंज लाया और लोगों को सेक्युलर बनाया, वो किसने बनाया? वो मूवमेंट था रेनेसांस। दैट मूवमेंट वाज रेनेसांस, जिसने लोगों को सेक्युलरिज्म का रास्ता जो है वो दिखाया। भगवान से इंसान पे शिफ्ट करने का वे क्या था? रेनेसांस। इट इज नॉट दैट गॉड वॉज नॉट इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि लोगों ने भगवान को मानना छोड़ दिया था, बट अनलाइक, लेकिन मध्यकालीन युग की तरह नहीं। गॉड एंड थियोलॉजी वर नॉट द ओनली सब्जेक्ट मैटर। कि मध्यकालीन युग में दांते को जो कहा जाता है कि वॉज द लास्ट मेडिवल पोएट, मध्यकालीन युग की तरह नहीं कि सिर्फ गॉड और रिलीजन के बारे में ही बात करना। रेनेसांस आने के बाद, यानी कि जो रिवाइवल ऑफ लर्निंग जो था, रेनेसांस के बाद लोगों के, भाई रेनेसांस एकदम से तो आ नहीं गया, लगातार जो है वो अटैक्स जो है वो हो रहे थे। ये सब आप लोगों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर जो अटैक हुआ था, दैट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन। ठीक है, तो लगातार जो है भाई जो उसमें ग्रीक्स पर लगातार जो है वो लगातार जो लड़ाकू जो ट्राइब्स थी वो उनके ऊपर आक्रमण करे जा रही थी। वहाँ से जो ग्रीक स्कॉलर्स थे वो अपनी मैन्युस्क्रिप्ट्स लेकर जो है वो इटली में अपना से रिफ्यूज़ ले रहे थे। बहुत लंबे समय तक मेडिसी फैमिली ने उनको सपोर्ट भी करा। अब उसके बाद क्या हुआ? अब रेनेसांस इटली में आने का रीज़न एकदम से तो नहीं आ गया। जब लोगों ने वहाँ मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ा और उन्हें ये समझ में आया कि हम अभी तक सिर्फ भगवान और धर्म के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन दुनिया तो इससे आगे भी है, बहुत सारी चीजें जो है। तो वो रिवाइवल किसका हुआ? लर्निंग का रिवाइवल हुआ। एक ये मानिए कि एक डार्क एजेस से एक नई एज की तरफ बढ़े। तो रेनेसांस के आने के बाद लोगों के जो मैटर था, लोगों के पास सोचने के लिए चीजें जो हैं वो बढ़ी। और इसमें जो बेसिकली जो चीज है
वो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है। 1453 में फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो हुआ था। तो मैं इसके बारे में भी आपको इसके बारे में फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के बारे में भी बताना चाहूँगी। फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज द लास्ट नेल इन द कॉफिन इन 1453। ठीक है, वो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल या बैटल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जिसे कहा जाता है, ये एक बाइजेंटीन एम्पायर था और कैपिटल थी उसकी कॉन्स्टेंटिनोपल। और इसको जो है जब इस पर टर्क्स ने इन्वेड करा और उसके बाद इस पे उन्होंने कब्जा कर लिया, तो वहाँ से स्कॉलर्स जो है वो जब उनको समय दिया गया और वो इटली में जो है वो पहुँच गए। वहाँ से पहुँचने के बाद फिर जो चीज़ अभी तक लोगों के लिए छिपी हुई थी, यानी कि दैट न्यू लर्निंग, वो लोगों की नज़र में आई और धीरे धीरे जो धर्म और की जगह ह्यूमन बींग, स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज द बेस्ट स्टडी, उसने जगह जो है वो ले ली। उससे लोगों को एक चीज़ है ना कि रेनेसांस के दौरान बेसिकली लोगों को सबसे पहले हुआ क्या, जो रेनेसांस राइटर्स थे उनकी सोच थी क्या। रेनेसांस राइटर्स की जो सोच थी वो ये थी कि सबसे पहले उन्हें लिबर्टी मिली थी, किस चीज़ से, धर्म से, और वो कहीं ना कहीं लाइसेंशियस हो गए थे। जो चीज़ें पहले जिस चीज़ें उनके ऊपर एक कमांड कर रखी थी, एक उनके ऊपर एक बंधन लगा रखे थे, उन बंधनों से वो मुक्त हो गए थे। जहाँ पहले सिर्फ धर्म और धर्म से संबंधित बातें की जाती थी, अब ह्यूमन बीइंग्स, कोर्टली अफेयर्स और लिटरेचर जो है वो एमोरस लिटरेचर का आना, ये फीचर्स थे। और जो रेनेसांस राइटर्स थे, ये जो रेनेसांस राइटर्स थे, ये जो एलिजाबेथन राइटर्स थे, ये फॉलो करा करते थे लैटिन राइटर्स को। और यहाँ लोगों की सबसे पहली बात यह है कि लोगों की जो एक सोच थी वो चेंज हुई थी। Apart from the pursuit of glory, the self-development of an individual personality through cultivation of arts and science emerged as another social ideal, allowing a great flowering of creating activity. इस रेनेसांस के आने के बाद लोगों की पर्सनैलिटी में जो चेंज आया था वो था आर्ट्स एंड साइंसेस फ्लरिश हुए थे, जो उससे पहले सिर्फ थियोलॉजी थी। आर्ट एंड साइंस जो है वो फ्लरिश हुए, और एक और सोशल आइडिया और इससे क्रिएटिव एक्टिविटी जो है उसका जन्म हुआ। एक यहाँ ये देखिए, जो इरास्मस थे, वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑफ दीज नॉर्थ यूरोपियन ह्यूमनिस्ट, अब आप टर्म समझ गए होंगे। ह्यूमनिस्ट जो थे, दे फोकस देयर स्टडी ऑन ह्यूमन बींग्स। तो इरास्मस जो कि एक फेमस ह्यूमनिस्ट थे, उन्होंने अपने सीरीज ऑफ ट्रीटाइजेस में ये कहा कि एक एजुकेशनल सिस्टम के लिए उन्होंने रूल्स ले डाउन करे, और दैट डिस्पाइट द क्रिश्चियन फाउंडेशन केम टू बी एनिमेटेड बाय द क्रिटिकल स्पिरिट ऑफ ह्यूमनिज्म। उन्होंने कहा कि अब रोमन कैथोलिसिज्म की जगह ह्यूमनिज्म की स्पिरिट लोगों में जो इनकलकेट की जानी चाहिए। अब ये कुछ जो है एलिजाबेथन राइटर्स हैं, बहुत फेमस एलिजाबेथन राइटर्स हैं, जिनमें से हम सबसे पहले बात करेंगे। अगर हम सबसे पहले जो अपना राइटर लेते हैं, दैट इज एडमंड स्पेंसर, जिन्हें कहा जाता है पोएट, जिनको नाम दिया गया एडमंड स्पेंसर को। और एक थोड़ा सा और चीज़ें मैं आप लोगों को अगर बताना चाहूँ कि जो ये देखिए, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे आ गए कि रेनेसांस राइटर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि देखिए, रेनेसांस, अगर क्वेश्चन है कि रेनेसांस इंग्लैंड में कब आया, तो लेट 15th सेंचुरी में, 1485 में, कि 1453 में फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ था। दैट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन। उसके बाद जो गए थे इटली में था। और इसके अलावा जो एक और आपका ये भी यहाँ पर ये भी है कि रेनेसांस एक दिन का या उसका प्रभाव नहीं था। रेनेसांस बहुत सारी चीज़ों का एक जो है प्रभाव था। रिफॉर्मेशन, ह्यूमनिज्म और कॉपरनिकस सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलकर उन्होंने रेनेसांस को जन्म जो है वो दिया था। और एलिजाबेथन एज जो है वो उसमें फुल फ्लरिश हुआ था। जो रेनेसांस स्पिरिट थी वो फुल फ्लरिश हुई थी एलिजाबेथन एज में। ये एलिजाबेथन एज के जो वन ऑफ द जो बहुत ही ज़्यादा फेमस राइटर थे, दैट वाज एडमंड स्पेंसर, जिन्हें पोएट कहा जाता है, जिनकी जन्म हुआ था 1552-1599 में। और उनके जो बहुत फेमस वर्क्स हैं, सबसे फेमस वर्क तो उनका फेरी क्वीन है।
फेरी क्वीन ही वांटेड टू राइट 24 बुक्स, मैंने ये जो है ये कंफर्म कर, ही वांटेड टू राइट 24 बुक्स बट ही कुड राइट ओनली 6। और वो जो है ये फेरी क्वीन जो उनका वर्क है जिसमें उन्होंने स्पेंसेरियन स्टेंजा जो है वो लेकर आए। इसके अलावा उनका शेफर्ड्स कैलेंडर, प्रोथेलेमियन, एपिथेलेमियन, ये सारे जो वर्क्स हैं उनके, ये रेनेसांस स्पिरिट को दिखाते हुए, ये रेनेसांस स्पिरिट को दिखाते हुए वर्क है। उसके बाद अगर हम इसी एज के जो ये एक उस समय के रिप्रेजेंटेटिव राइटर्स आप जिसे कह सकते हैं एडमंड स्पेंसर को, जिनको बहुत सारे पोएट्स ने जो है इनको फॉलो करा है, इनको पसंद भी करते हैं। मिल्टन ने तो इनको जो है सेज जो है वो कहा था, और एडमंड स्पेंसर जो है उन्होंने कोर्ट क्वीन एलिजाबेथ को खुश करने के लिए ये फेरी क्वीन जो है वो लिखी थी। इसके बाद रॉबर्ट ग्रीन, इनका नाम आप सबने सुनी रखा होगा। रॉबर्ट ग्रीन जो बेसिकली दिमाग में आते हैं तो वो आते हैं, रॉबर्ट ग्रीन ने एक जब उन्होंने शेक्सपियर को जो है, ये एक यूनिवर्सिटी विट थे, और इन्होंने जब जो है एक वो लिखा था कि ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट, जब इन्होंने लिखा तो इन्होंने इस पैम्फलेट से, ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट से, इस पैम्फलेट से इन्होंने किसको फेमस किया? विलियम शेक्सपियर को इन्होंने फेमस किया। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन केवल अपने ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट के लिए नहीं जाने जाते हैं, बल्कि वो जाने जाते हैं अपनी रोमांटिक कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, रोमांटिक कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। और फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे इनके बहुत फेमस वर्क है, और ये अपनी रोमांटिक कॉमेडीज के लिए जाने जाते हैं। ही इज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। ठीक है, तो आज मैं यहीं तक इसको बता रही हूँ, बाकी इसको आगे और कंटिन्यू करूंगी, जिससे आपको मेन पॉइंट्स जो हैं वो हिस्ट्री के बताऊं, क्योंकि अभी ये शेक्सपियर वाली एज के पॉइंट्स जो हैं वो चल रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। और इसको हम कंटिन्यू करते हुए मेन पॉइंट्स बताते हुए मैं आगे बढ़ूंगी, जिसमें से आपको क्वेश्चंस ढूंढने में बहुत आसानी होगी।